तो आज के इस वीडियो में जो कि बिहार करंट अफेयर का जो क्लास है, ठीक है ना। आज के इस क्लास में सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बोल क्या रहा है तो ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ पे देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा, ठीक है ना। यानी कि पूरे भारत में जो है टोटल 3 केंद्र यानी कि शेर प्रजनन केंद्र खोल दिए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन चौथा जो है अभी खुलने वाला है। लेकिन ये चौथा कहाँ पर खुलने वाला है, बिहार में खुलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन बिहार के ये कौवा प्रजनन केंद्र होगा तो पहला वाला होगा, पहला वाला बिहार का। तो ये चौथा जो प्रजनन केंद्र है पूरे भारत का कहाँ पर खुलने वाला है, तो बिहार के राजगीर में खुलने वाला है। कहाँ पर खुलने वाला है दोस्त, राजगीर में खुलने वाला है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, तो यही है कि शेरों को जहाँ पर प्रजनन हो यानी कि जन्म हो, उसी केंद्र को क्या बोलते हैं, शेर प्रजनन केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चौथा खुलने वाला है ना, ये बिहार में खुलने वाला है। लेकिन बिहार का ये पहला प्रजनन केंद्र होगा, जो कि कहाँ पे खुलेगा दोस्त, तो याद रखिएगा राजगीर में खुलेगा। कहाँ पे, राजगीर में खुलेगा। लेकिन चलिए हम इसको और विस्तार में समझ लेते हैं कि 3 प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर है और चौथा जो है उसका जो है आखिर जो हेक्टेयर में कितना है, सारी चीज समझते हैं। तो देखिए, पहला जो है आपको बिहार का राजगीर जू सफारी नालंदा में खुलेगा, ठीक है ना। जो कि बिहार का ना शेर प्रजनन केंद्र पहला होगा, यानी कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा, ठीक है ना। और देश का कौवा है तो देश का याद रखिएगा चौथा शेर प्रजनन प्रजनन केंद्र है। समझे ना बात को। इसका जो एरिया होगा ना, इस शेर प्रजनन केंद्र का जो एरिया होगा वो 20.54 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। कितना, 20.54 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। समझे ना बात को। तो यहाँ पर तो आपने चारों समझ लिया, लेकिन 3 कहाँ कहाँ पर है उसको समझते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो गुजरात में है, कौन सा है, सकरबाग प्राणी उद्यान में, ठीक है ना। दूसरा जो है उड़ीसा में, ये कहाँ पर है दोस्त, तो याद रखिएगा नंदनकान प्राणी उद्यान में। और तीसरा जो है बैनरकट्टा जैविक उद्यान, कहाँ पर है, कर्नाटक में। और जो अभी चौथा खुलने वाला है वो कहाँ पर खुलने वाला है, राजगीर जू सफारी, जो कि बिहार यानी कि नालंदा में है। समझे ना बात को। तो इन सब चारों चीज़ों को ना आप बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि बिहार के एग्जामों में खासकर बिहार से रिलेटेड ये जरूर आपको पूछते रहता है। समझे ना बात को। तो देखिए दोस्त, ऐसे ही ना हम आपको पूरे जितने भी एमसीक्यू कंप्लीट करवाएंगे ना आज की इस वीडियो में, टोटल 100 कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। जो कि जून 2025 से जून 2026 तक पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जो कि बिहार के ना सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। और पूरे विश्लेषण तरीके से कंप्लीट करवाएंगे, जो कि अगर आप एक बार ध्यान से देख लिए ना तो कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। बीपीएससी का भी सामने एग्जाम है, बिहार दरोगा हो, मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, सब में ये आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न तो कंप्लीट हो गया है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का जो देश भर में कौन सा स्थान है, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे पीएम श्री योजना के तहत ना बहुत सारे स्कूलों को चयनित किए गए। क्यों, क्योंकि उनको और भी विकसित करने के लिए, उसमें कंप्यूटर शिक्षा हो गया, और भी डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्कूलों को चयनित किया गया है। जिसमें से बिहार जो है कितने नंबर पर आता है, तो याद रखिएगा चौथे स्थान पर आता है, ठीक है ना। कितने नंबर पे, तो चौथे स्थान पे जो है इसको चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके बारे में और भी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, पहले ये समझिए कि पीएम श्री योजना है क्या। तो देखिए, पीएम श्री योजना का जो पूरा नाम है ना, याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है ना। यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि उभरने का, आगे बढ़ने का इंडिया बनाने के रूप में इसको देखा जा रहा है, ठीक है ना। आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो समझिए, सरकारी स्कूलों को ना मॉडल स्कूल बनाना है, ठीक है ना, ताकि बच्चों को ना आधुनिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। समझे ना बात को। अभी आपको बताया कि इसको विकसित करना है, एक लाइन में बोला जाए तो इसको डेवलप करना है अभी के समय की तरह, ठीक है ना, मॉडल की तरह। समझे ना बात को। इसकी शुरुआत जो है कब से कब हुई है, तो 7 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। समझे ना बात को। लेकिन अभी क्यों इसे कि बहुत सारे इसका चरण होता है, एक बार दो बार, जो कि चौथा में बिहार आया है। समझे ना बात को। तो इसी तरीके से इसको अपडेट करके सारी चीज़ें कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या डेवलप किया जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि किसी सरकारी स्कूल में अच्छी लैब नहीं है तो उसको डेवलप किया जाएगा, स्मार्ट क्लास नहीं है तो उसको भी डेवलप किया जाएगा, खेल कूद की सुविधाएं कम है तो उसको और भी बेहतरीन तरीके से विकसित किया जाएगा। समझे ना बात को। तो इसी के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से, पीएम श्री योजना के माध्यम से ये सारे चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा।
समझे ना बात को। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। विक्रम लॉक कैनाल बैंक जो है ना सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है दोस्त, तो याद रखिएगा ये जो किया गया है ये पटना में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक और चीज आपके मन में आएगा, जो भी डाउट होगा ना, हम बता रहे हैं ना आपको, विश्लेषण से तो कंप्लीट करवाएंगे ही और चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए लगा दिए ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो इसको पहले हम समझते हैं कि विक्रम लॉक और कैनाल बैंक है क्या। यहाँ पर तो आप याद कर लीजिए कि ये पटना में खोला जाएगा। सोलर है, यानी कि ये नहर है और नहर के साइड साइड में जो जमीन खाली नहीं रहता है, इसी के साइड साइड में ना ये जो है सोलर लगा दिया जाएगा, जिससे बिजली की ना उस एरिया में पूर्ति हो जाएगी। समझन बात को। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये पटना में किया जाएगा। समझन बात को। तो चलिए हम इसको और बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना आखिर है क्या, ठीक है ना। तो देखिए, एक ऐसी योजना है जिसमें नहर, यानी कि नहर को क्या बोला जाता है, कैनाल बोला जाता है। इसके किनारे के खाली जमीन पर ना सोलर पैनल लगाए जाते हैं, ठीक है ना, और उनसे बिजली बनाई जाती है। बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसके नहर, जैसे मानते हैं ये नहर हो गया, इसके साइड साइड में जो जमीनें होगी, ठीक है ना, वहां पर ये सोलर लगा दिए जाएगी, जिससे आपको बिजली की पूर्ति हो जाएगी। समझे ना बात को। अब हम सरल भाषा में समझते हैं कि कैनाल बैंक का मतलब क्या होता है कि नहर का किनारा होता है, जो कि आपको शब्दों में यूज किया गया था क्वेश्चन में। और सोलर प्रोजेक्ट जो कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की परियोजना है। और विक्रम लॉक के मतलब क्या हुआ कि पटना जिले के ना विक्रम क्षेत्र में स्थित एक नहर है, ठीक है ना। उसी नहर के भाग को ना विक्रम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और उसी के साइड साइड में ये सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। समझे ना बात को। तो एकदम शब्दों को ना तोड़कर हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस परियोजना का फायदा क्या होगा, तो समझिए, सौर ऊर्जा स्वच्छ बिजली बनाएगी, ये भी आपको मालूम है, क्योंकि सोलर से आपको जो बिजली मिलेगी बिल्कुल आपको स्वच्छ मिलेगी, ठीक है ना। खाली पड़ी नहर के किनारे का जो जमीन है उसका उपयोग भी हो जाएगा। साथ ही साथ किसानों और सिंचाई व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उसके बाद से कोयला आदि पर निर्भरता भी कम होगी, ये भी आपको मालूम है, क्योंकि बिजली उत्पन्न करने में सबसे ज़्यादा कोयला की भूमिका आपको देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ये सोलर लगाया जाएगा, अब तो बहुत सारी योजनाएं भी चली हुई है जो कि आप छत पे भी लगा सकते हैं, सब्सिडी भी मिलता है कि नहीं। तो इसी के माध्यम से इस नहर के साइड साइड में, इस योजना के माध्यम से नहर के साइड साइड में सोलर लगाया जाएगा। समझे ना बात को। अब एकदम विस्तार में समझते हुए चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को ना विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है ना। विरासत वृक्ष जो है घोषित किया गया है। तो कितने पेड़ों का दोस्त, याद रखिएगा, टोटल 32 पेड़ों को जो है विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। मतलब वैसे पेड़ ना जो लगभग आपको 500 साल पुराने हो गए हैं, लगभग 500 से 600 साल पुराने हो गए। जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया, इमली हो गया। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो लगभग 500 साल पुराने हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये लगभग जो है 32 पेड़ जो है इसे चयनित किए गए हैं, जिसको विरासत के रूप में, इसको विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है ना। जैसे में अधिकांश तौर पर बक्सर हो गया, औरंगाबाद हो गया, जमुई हो गया, ठीक है ना, इस एरिया में आपको बहुत सारे वृक्ष देखने को मिले हैं, ठीक है ना। देखिए, 28 पेड़ ऐसे भी है ना जो 100 साल पुराने हैं, उसको भी विरासत के रूप में ले लिया गया है। और 4 पेड़ ऐसे भी है ना, ठीक है ना, जो कि 70 से 90 साल पुराने हैं। समझे ना बात को। तो यानी कि 28 पेड़ ऐसे हैं जो कि 100 साल से भी पुराने हैं, जैसे 5 साल के लगभग में है कि नहीं। तो ये सबको जोड़ के टोटल 32 गो ऐसे पेड़ है जो कि विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है। समझे ना बात को। तो इनको जरूर आप दीजिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिजिट वाला प्रश्न है तो ये बहुत बार पूछ देता है। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा ना सरकारी स्कूलों में अब कंप्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि आखिर वर्गों की जो संख्या है, यानी कि कब से कब दी गई है, तो याद रखिए कक्षा 6 से लेके 8 तक, ठीक है ना। इन बच्चों को ना कंप्यूटर शिक्षा देने की घोषणा की गई है, वो भी नेसेसरी, अनिवार्य रूप से। समझे ना बात को। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन और भी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहे हैं कि बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र जो है आखिर किस वर्ष से लागू होगा।
तो देखिए ये हम आपको 2025 से कंप्लीट करवा रहे हैं ना क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 2025 का क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि नया जो आरक्षण चक्र है आखिर किस वर्ष से लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा 2026 से लागू किया जाएगा, जो कि लागू कर दिया गया है। समझे ना बात को। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जहां जहां आपको विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी ना पूरी व्याख्या बताएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए, जिस शब्दों में डाउट होगा ना उस शब्दों को तोड़कर बताएंगे, ताकि जब एग्जाम में जाइएगा ना तो आपको शब्दों में ना भुलौनिया ना लगे। बहुत सारे बच्चे शब्दों को देख के ही घबरा जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पे आपको पूरे इसी तरीके से बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। बोल रहा है कि महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग या फिर मंत्रालय का कार्यक्रम है। देखिए महिलाओं की जो भी समस्या है या फिर महिलाओं के जो संवाद होता है ना उसका जो कार्यक्रम है आखिर वो कौन सा विभाग देखरेख करता है या फिर किस विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग के अंदर। किसके अंदर। ग्रामीण विकास विभाग के अंदर। समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। देखिए ये प्रश्न आपको इतना भी है ना दोस्त, इतना भी है ये कि हम क्या ही बताएं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको कितनी बार ही पूछने की संभावना है, खासकर बीपीएससी, बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस या मदनी से, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो है ना ये समझे पूरे देश के लिए पहला जो स्थान है ये बिहार ने पाया है, ठीक है ना। किस माध्यम में। तो ई वोटिंग के माध्यम में। ई वोटिंग का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक वोटिंग, मोबाइल के द्वारा, मोबाइल के किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर आप वोटिंग देते हैं तो उसको ई वोटिंग के नाम से जाना जाता है। समझे ना बात को। तो जो पहला जो है देश में पहला राज्य बन गया है वो कौन सा बन गया है। तो बिहार बन गया है। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन और हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बिहार है पूरे देश में ना पहला राज्य बन गया है ई वोटिंग के मामले में, ठीक है ना। लेकिन चलिए ना हम आपको व्याख्या से और भी चीज़ समझ लेते हैं कि पहला वोटिंग करने वाला कौन था व्यक्ति, कहाँ पर हुई थी और कौन से चुनावों में किया गया था। देखिए बिहार ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव में ना मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है, ठीक है ना। और ये उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत जो है ना मतदाता अपने स्मार्टफोन से घर बैठे मतदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मोबाइल के द्वारा ना ये वोटिंग शुरू की गई। किन चुनाव में शुरू किया गया था। तो बिहार के नगर निकाय पंचायत चुनाव में। समझे ना बात को। अच्छा सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सबसे पहले ई वोटिंग करने वाली कौन महिला थी, ठीक है ना, पूरे देश में। तो याद रखिएगा बिहार के ना पूर्वी चंपारण के विभा कुमारी, ठीक है ना, जो कि ई वोटिंग करने वाली पहली भारतीय मतदाता बनी है। विभा कुमारी का फोटो भी देख सकते हैं। ये पूर्वी चंपारण की रहने वाली है, ठीक है ना। और इन्होंने ना मोबाइल के द्वारा पहली बार वोटिंग पूरे देश में पहली महिला बन चुकी है, ठीक है ना, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण की रहने वाली है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आप एक बार ना रिवाइज कर लीजिएगा, दिमाग में आपको बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए महिला आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में आखिर किसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा अप्सरा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है। तो अप्सरा मिश्रा को जो है बिहार राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपको अप्सरा मिश्रा जी है आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा इसमें। आप अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, ये आपको क्लियर रहेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति कौन बने हैं, ठीक है ना। इनको अभी अभी जो है 2025 में इनको कुलपति के रूप में यानी कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये आखिर कौन है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको यानी कि ये जो आपको सचिन चतुर्वेदी है। कौन है। सचिन चतुर्वेदी, ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को इनको वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। इनको ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की जो दक्षता है, ठीक है ना, उसकी प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के जो ऑफिसर है और कर्मचारी है पूरे देश में कौन सा स्थान इनको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इनका जो है ना स्थान ये तो प्रथम स्थान मिला हुआ है पूरे देश में। कौन स्थान मिला हुआ है। तो याद रखिए इनका जो स्थान मिला हुआ है इनका जो है प्रथम स्थान मिला हुआ है, ठीक है ना। और सबसे पहले ये समझिए कि ये आई गोट क्या कहे, जो कि भारत सरकार द्वारा ना ये आखिर है क्या। तो देखिए ये भारत सरकार द्वारा ना जो भी बिहार के कर्मचारी है या फिर बहुत सारे पूरे देश में बहुत सारे कर्मचारी है, लेकिन इस पे जो है ना इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी नई नई चीज़ें जो आती है उनको सिखाया जाता है,
ठीक है ना, ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी सीखे हुए हैं या बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं वो कौन से किए हैं, तो बिहार के किए, जो कि पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है, ठीक है ना। ये आई गॉड जो है ना, ये कर्मचारियों को ऑनलाइन जो परीक्षण देने का काम करता है, आई गॉड, समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बिहार सरकार ने वृद्धा यानी कि विधवा एवं दिव्यांगजों की मासिक पेंशन राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है। तो देखिए दोस्त, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि ये कितना कर दिया गया, तो 1100 रुपये कर दिया गया। कितना? 1100 रुपये कर दिया गया। चुनावों के समय में ये बहुत सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ताकि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया। किन को? विधवा हो गया, वृद्धा हो गया, यानी कि वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष में कितना मेगावाट हो चुकी है। तो देखिए, जो 2025 का आंकड़ा के रूप में देखें ना, 2025 के आंकड़ा के रूप में, तो उसमें जो है आपको कितना बढ़ गई है, तो 8428 मेगावाट। कितना बढ़ गई है, तो 8428 मेगावाट, ठीक है ना, जो कि 2025 में पिछले 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर हो गई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि मिसेज बिहार 2025 का जो खिताब है आखिर किसने जीता है, ठीक है ना। मिसेज जो बिहार है 2025 की बात कर रहा है, आखिर इसके खिताब जो है आखिर किसने जीता है। तो याद रखिएगा, ये जो जीते हैं ऐश्वर्या राज ने जीता है। किसने जीता है? ऐश्वर्या राज ने जीता है, ठीक है ना। ये जो है आपको मिसेज बिहार है, ठीक है ना, यानी कि मिस इंडिया हो गया, मिसेज आपको इंडिया लेवल पर होता है ना, तो ये बिहार की जो है, बिहार की कौन है? ऐश्वर्या राज, जिन्होंने जो है आपको मिसेज बिहार का खिताब अपने नाम किया है। देख सकते हैं इनकी तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, यही जो है आपको ऐश्वर्या राज है, ठीक है ना। लेकिन चलिए ना, एक बार ऐश्वर्या राज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। देखिए, ऐश्वर्या राज जो है ये मिसेज बिहार 2025 यानी कि 2025 के खिताब जो है जीता हुआ है। वो कहाँ के रहने वाली है, तो याद रखिएगा वो भोजपुर के तरारी से ना रहने वाली है। और ये कितनी पत्नी है, किन की पत्नी है, तो याद रखिएगा ये भाजपा विधायक विशाल प्रशांत की पत्नी है और पूर्व विधायक सुनील पांडे की बहू है, ठीक है ना। भोजपुर के रहने वाले होंगे उनको तो ये मालूम ही होगा। ये पटना में आयोजित ग्रैंड फिनाले में उन्होंने 14 अन्य प्रतिभागियों को पीछे पछाड़कर यानी पीछे छोड़कर ये ताज अपने नाम किया है, समझे ना बात को। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, खास करिए कि ये ऐश्वर्या राज है ना, जो इन्होंने मिस बिहार 2025 में अपने खिताब नाम किया है, और ये भोजपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, तो आपको भोजपुर की रहने वाली है, समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, बिहार का जो लिंग अनुपात घटकर कितना हो गया है। तो देखिए, पहले जो लिंग अनुपात था ना, ये कितना था आपको? 918 था। कितना था? यानी कि 918 था। कितने पे? 1000 पुरुषों पे ना 918 महिलाएं हैं, ठीक है ना, इसी को लिंग अनुपात बोला जाता है। लेकिन पंजीकरण प्रणाली की जो रिपोर्ट होता है ना, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है घटकर कितना हो गया है, तो 891 हो गया है। कितना हो गया है? 891 हो गया। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, दिन को लिंग अनुपात नहीं मालूम है तो लिंग अनुपात उसे बोलते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, ठीक है ना, इसी को लिंग अनुपात बोला जाता है, समझे ना बात को। तो जो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार ना 1000 पुरुषों पे ना 918 महिलाएं थी, ठीक है ना। लेकिन पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट जब आया ना, उसके बाद जो है घटकर 891 महिलाएं हो गई है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 891 महिलाएं हो गई है, ठीक है ना। आगे फिर रिपोर्ट जैसा आएगा वैसा अपडेट होता रहेगा और ये चीज़ें घटते बढ़ती रहती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, पटना में, ठीक है ना। देखिए, पटना में ना देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, ये डबल डेकर है। डबल डेकर का मतलब क्या हुआ कि पुल के ऊपर पुल, ठीक है ना, यानी कि ओवर ब्रिज के ऊपर ओवर ब्रिज, उसी को डबल डेकर बोला जाता है, समझे ना बात को। ये मानते हैं ये ओवर ब्रिज हो गया, फिर इसके ऊपर एक ओवर ब्रिज, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है आपको डबल डेकर। तो ये सबसे पहले कहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो याद रखिएगा पटना में ये चीज़ें बनाई गई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप जरूर समझिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मजदूरी दी गई है,
ठीक है ना। देखिए बोल रहा है तरकारी आउटलेट, ये तो भोजपुरी में ना इसी को बोला जाता है, सब्जी को ही तरकारी बोला जाता है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। तो इसका जो आउटलेट बनाने की जो मजदूरी दी गई है ना, ये कितने प्रखंडों में बनाने की दी गई है मजदूरी, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 200 प्रखंडों में बनाने की मजदूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए एक बार ना तरकारी आउटलेट के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए बिहार सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के 200 प्रखंडों में ना तरकारी आउटलेट का मतलब होता क्या है कि सब्जी बिक्री केंद्र, ठीक है ना, यानी कि स्थापित करने की मजदूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को ना उनकी सब्जियों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और उपभोक्ताओं को ना उचित मूल्य पर ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना। समझे ना बात को। कहने का मतलब क्या है कि सब्जी मैंने लगभग 200 प्रखंडों में ना 200 प्रखंडों में एक एरिया बनाया जाएगा, एक एरिया यानी कि केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर किसान जो है ना अपना आकर सब्जी बेच सकते हैं। समझे ना बात को। और उपभोक्ता को भी सब्जी अपना सस्ते दरों पे और ताजी ताजी सब्जियां नज़दीक में मिल जाएगी। तो एक ना एरिया डिसाइड किया जाएगा, केंद्र के रूप में बनाया जाएगा। समझे ना बात को। जो कि सरकारी जो है बिहार सरकार के जो सहकारिता विभाग है ना, उन्होंने भी बहुत सारा पैसों से सहयोग करेगी। समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। यानी कि पूरे देश भर में आयुष्मान भारत के जो डिजिटल मिशन है उसमें कौन सा प्राप्त किया है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। यानी कि इसके तहत जो है इसमें जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट के पूरा जितने भी उनको रोग से ग्रसित है, उनको जो इलाज करवाना है, उनका खर्चा जो भी है इसके अंदर डिटेल्स के रूप में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस बेहतरीन ढंग से काम करने वाला जो बिहार है ये पहला स्थान प्राप्त किया है। समझे ना बात को। यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार और डिटेल्स में समझ लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए पहले आप ये समझिए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आखिर है क्या। इसको तो पहले बोला जाता है ABDM बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए एक ऐसी योजना है जिसमें मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बनाया जाता है, ठीक है ना। अभी आपको बताया कि मरीजों को जो भी समस्याएं हैं, उसको कौन सा रोग हुआ है, उसका सारा का सारा एगो डिजिटल तरीके से ऑनलाइन तरीके से उसमें रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि रिकॉर्ड के रूप में काम आए आगे, ठीक है ना। अच्छा इसके तहत होगा क्या, तो लोगों को ना आभा ID, ठीक है ना, यानी कि हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा मिलती है। मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी कि डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। और जब पूरे भारत में देखा गया कि किस राज्य ने इस आयोजन को सबसे अच्छे ढंग से लागू किया है, तो बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। समझे ना बात को। तो इसी तरीके से ना आप चीज़ों को जब समझिएगा ना तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। समझे ना बात को। तो इस मिशन के बारे में आप समझ गए, जो कि बिहार ने बेहतरीन ढंग से इस चीज़ों को संभाला है, इसीलिए इसको प्रथम स्थान पूरे देश में प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, बोल रहा है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? बीज जीन बैंक खुला हुआ है। तो ये कहाँ पर खुला हुआ है, तो याद रखिएगा बिहार में खुला हुआ है। और कहाँ पर बिहार में, तो भागलपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ है? भागलपुर में खुला हुआ है। समझे ना बात को। भागलपुर में एक विश्वविद्यालय, कौन सा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। सबौर कहाँ है? तो भागलपुर में। वहीं पर ना बीज यानी कि अलग अलग जो विलुप्त हो रहे हैं ना बीज, उसी को संरक्षण करने का काम किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। और लगभग आपको बता देना लगभग 28 सालों तक इनके अंदर इतनी गुणवत्तापूर्ण बेहतरीन तरीके से रखा जाएगा ना कि 28 सालों तक इनकी गुणवत्ता बाहर नहीं जा पाएगी, यानी कि बेहतरीन ढंग से उसी में समावेशित रहेगी। समझन मत को, यानी कि वो खत्म होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार में बीज जीन बैंक खुला हुआ है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन एक बार और ध्यान से समझिए, इन चीज़ों को विस्तार में आपको बता देते हैं। तो देखिए हाल ही में बिहार में ना देश का पहला बीज बैंक यानी कि बीज सीडजन बैंक खोला गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है ना। और ये जो बैंक है ना, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU, जो कि कहाँ पर है? सबौर में। और सबौर में कहाँ पे? तो भागलपुर के परिसर में खुला, यानी कि भागलपुर के जो सबौर यानी कैंपस है ना, उसी में खोला गया है, इस विश्वविद्यालय कैंपस में खोला गया है। अच्छा इस बीज का जो जीन है ना, इसको बैंक की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। इसका क्या है? तो संरक्षण क्षमता, इसमें 10,000 से अधिक ना पारंपरिक और विलुप्त होने वाली बीजों को किस्मों को सुरक्षित रखने की लक्ष्य रखा गया है। समझे ना बात को। और इससे रखे गए बीजों में ना
अपनी गुणवत्तापूर्ण खोए 28 सालों तक पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे। यानी कि एक लाइन में समझिए, इसमें ऐसे ऐसे बीज रखे जाएंगे सुरक्षित तरीके से कि लगभग ये बीज 28 सालों तक भी रहेगा ना, तो भी उसको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि थोड़ा सा भी उसके गुणवत्तापूर्ण में कमी नहीं आएगी। समझे ना बात को? तो यहीं पर जो है आपको सबौर यानी कि विश्वविद्यालय जो है, कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में, ये कैंपस में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो पहले स्थान पर बिहार राज्य पहुंच गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो शिशु हो यानी कि नवजात शिशु हो या फिर गर्भवती महिला हो, उसको अच्छे से देखभाल करने में सबसे पहला स्थान किसका है? तो बिहार का है। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जमीनी स्तर पर तो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जैसा है वैसा आपको तो बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि पटना अवस्थित मोईलुख स्टेडियम का जो पुनर्निर्माण है कार्य जो है अगस्त 2025 से शुरू होगा। ठीक है ना, 10 दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने सालों की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? ठीक है ना, देखिए बीसीसीआई जो है ना, आपको बीसीसीआई आपको मालूम है कि इसको जो है आपको मोईलुख स्टेडियम को ना 30 सालों के लीज पर इसको सौंप दिया गया है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है इसको ना अगस्त 2025 से ना इसको पुनर्निर्माण के कार्य में लगा दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि बीसीसीआई को मोईलुख स्टेडियम जो है ना 30 सालों के लीज पर दे दिया गया है। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं पर्यातना परिषद यानी कि नैप के बारे में बोल रहा है, द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 रैंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? ठीक है ना, देखिए बिहार में तो ऐसा कोई विश्वविद्यालय है नहीं जिसको इतना रैंक प्राप्त किया जाए, लेकिन एक विश्वविद्यालय है जो कि एग्रीकल्चर के रूप में काम करता है, यानी कृषि वाले के रूप में काम करता है। वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? सबौर यानी कि भागलपुर में। ठीक है ना, इसको जो है आपको 3.8 अंक के साथ ना ग्रेड ए के रूप में इसको प्रदान किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन और हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं इसको थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि नैक होता क्या है। तो इसको क्या बोला जाता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ काउंसिल। ठीक है ना, यानी कि यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं पर्यात्मक परिषद। इसमें होता क्या है? तो ये भारत में ना कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की ना गुणवत्ता यानी क्वालिटी का ना मूल्यांकन करने वाली संस्था, यानी क्वालिटी चेक करती है। और क्वालिटी में क्या क्या चेक करती है इसके बारे में समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि इस नैक का जो है ना मुख्यालय और स्थापना कहाँ हुआ है? तो स्थापना जो हुआ है 1994 में हुआ है। इसका मुख्यालय है कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। समझे ना बात को? ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये जो है आपको ग्रैंड कमीशन यानी कि यूजीसी के अंतर्गत कार्य करती है। अंडर ग्रेजुएट कमीशन, ठीक है ना, अंडर ग्रैंड कमीशन के रूप में कार्य करती है, इसके अंदर काम करती है। और यूजीसी के ना द्वारा ना 3.08 CGPA यानी कि इसको ग्रेड के रूप में दिया जाता है, जो कि बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर को प्रदान किया गया है। और ये उपलब्धि ना जून 2025 में मिली हुई थी। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिए। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय है कहाँ पे, और ये किसके अंदर काम करता है। ठीक है ना, ये जब चीज़ आप याद रखिएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। समझे ना बात को? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है दोस्त, अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित जो बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बाल श्रमिक आयोग का जो गठन बाल श्रमिक आयोग का जो अध्यक्ष है आखिर इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अशोक कुमार को किया गया है। किसको किया गया है? अशोक कुमार को। देख सकते हैं ये अशोक कुमार जी है। ठीक है ना, इनको जो है आपको बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, बाल श्रमिक आयोग क्या होता है? तो बाल श्रमिक वही वाला होता है कि आपको 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से मतलब कम बच्चों को जो है आपको लेबर काम में नहीं लगाना है। आपको मालूम है कि नहीं? और 14 से 18 साल के बच्चों को ना खतरनाक लेबर वाला काम में तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। इसके लिए बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है। यही सब चीज़ों की देखरेख करने के लिए ना आपको बाल श्रमिक आयोग का जो बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो अशोक कुमार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को? अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि किस राज्य में ना बाघों की सुरक्षा के लिए
स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एस टी पी एफ की जो है गठन को मंजूरी दिया गया है। ठीक है ना, तो इसका गठन को मंजूरी आखिर किसने दिया है, तो याद रखिए बिहार ने। ठीक है ना, बिहार ने जो है ना ये बाघों को संरक्षण के लिए ना एसटीएफ गठन की मंजूरी दिया गया है। एसटीएफ करता क्या है, तो ये बाघों की सुरक्षा करता है, वनों की जो भी वन होता है ना उनको भी सुरक्षा करता है, और जिनके लिए स्पेशल बनाया गया ना उसको तो बेहतरीन ढंग से ध्यान में सुरक्षा रखता ही है। ठीक है ना, तो एसटीपीएफ का यही काम है। तो ये गठन यहाँ पे किया गया है तो बिहार में किया गया। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल क्या रहा है कि बिहार सरकार द्वारा, ठीक है ना, बोल क्या रहा है बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है। ठीक है ना, बोल रहा है कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है। तो कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है, तो याद रखिएगा 3 राज्य आयोगों का गठन किया गया है। कितने राज्य आयोगों का, 3 राज्य आयोगों का गठन किया गया है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, लेकिन चलिए समझ लेते हैं कि आखिर 3 जो राज्य आयोग है कौन कौन है। तो समझिए ध्यान से, बोल रहा है कि इन 3 आयोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अलग अलग समुदायों के अधिकारों की ना रक्षा करना और सरकार को सुझाव देना। अब कौन कौन है, तो बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इनका काम क्या है कि जनजाति के अधिकारों की रक्षा और विकास करना। ठीक है ना, बिहार राज्य स्वर्ण आयोग, इनका काम क्या है, स्वर्ण वर्ग यानी कि आर्थिक रूप में या फिर सामाजिक रूप से जो व्यक्ति कमजोर है उसको सामाजिक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और सुझाव देना। ठीक है ना, तीसरा जो कौन है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इनका क्या काम है कि अल्पसंख्यक समुदाय हो, जैसे में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए यानी कि कम मात्रा में हमारे देश में हमारे बिहार में कौन कौन व्यक्ति है, तो मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए। तो इनके अधिकारों की रक्षा करना और इनका कल्याण करना। तो इन 3 जो है आयोग बनाए गए। कौन कौन, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार स्वर्ण आयोग और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है ना, तो इन्हीं 3 की बातें वो कर रहा था। तो इनको आप दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षरता बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की हुई है। ठीक है ना, यानी कि एक लाइन में समझिए, तो जो भी जेल में बंद कैदी है ना, जेल में बंद कैदी, उनको कंप्यूटर सिखाने की जो व्यवस्था है आखिर किस राज्य ने किया है, तो याद रखिएगा बिहार राज्य ने किया है। किस राज्य ने किया है, तो बिहार राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर सिखाया भी जा रहा है, आप चित्रों के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है ना, अब कैदी भी डिजिटल दुनिया में जिएंगे, है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीन सुपर थर्मल पावर परियोजना का चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। ठीक है ना, देखिए चरण पहला भी शिलान्यास हो गया है और दूसरा भी शिलान्यास हो गया है। ठीक है ना, तो दूसरा जो शिलान्यास हो गया है कहाँ पर, नवीन नगर सुपर थर्मल प्लांट यानी कि सुपर थर्मल प्लांट की बात कर रहा है। यानी कि कोयला से जो विद्युत का उत्पादन होता है ना, बिजली बनाया जाता है कोयला से, उसी को बोला जाता है सुपर थर्मल पावर प्लांट। समझे ना बात को, जो कि चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। और ये जो नवीन नगर है ना, ये कहाँ पर है, तो याद रखिए औरंगाबाद में। औरंगाबाद में ना मोदी जी ने आकर इसका उद्घाटन भी किया। ठीक है ना, जिसका चरण कौन सा था, तो दूसरा चरण था। ठीक है ना, तो ये अच्छा खासा मेगावाट भी इसका बनेगा बिजली, और उस एरिया में ना बिजली की पूर्ति कंप्लीट होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नवीनगर सुपर थर्मल प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है, दूसरा चरण कहाँ पर किया गया है, शिलान्यास तो औरंगाबाद में किया गया है। कहाँ पर, औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना दोस्त, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है आखिर ये कहाँ पर किया गया था। देखिए 1 से लेके 10 जून की बातें कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कहाँ से बातें कर रहा है दोस्त, तो 1 से लेके 10 जून की बातें कर रहे हैं 2025 तक। ये महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन किया गया था ये कहाँ पर किया गया था, तो याद रखिएगा ये राजगीर में किया गया था। राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जहाँ पर खेलों के लिए बनाया गया ना, वहीं पर देख सकते हैं आप राजगीर का ये खेल वाला दुनिया है कि नहीं। यहीं पर जो है ना आपको उद्घाटन जो है यहीं पर आपको खेल किया गया था 1 से लेके 10 जून तक ले। ठीक है ना, कौन सा, महिला कबड्डी विश्व कप 2025। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है।
ठीक है ना। देखिए ये पूरन देवी जो है ना, पूरन देवी मंदिर, ये हाल ही में ना इसलिए चर्चे में रहा क्योंकि जो पूरन देवी मंदिर है ना, ये लगभग आपको 700 साल पुराना, यानी कि ये बात करें तो 600 से 700 साल पुराना ये मंदिर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ना देवियों का मंदिर है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि निसंतान वाले व्यक्ति जानते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति, अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है ना, मान्यताएं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मेन बात ये है कि आखिर ये है कहाँ पे। तो याद रखिएगा ये पूरन देवी जो मंदिर है ना, ये बिहार के पूर्णिया जिला में है। कहाँ पर है? पूर्णिया जिला में। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी वक्त निकाल के जाइए घूमने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये, तो इसको ना बिहार पर्यटक स्थल के रूप में भी इसको बनाया गया है, ठीक है ना, जो कि बिहार सरकार ने इसको दिया है, ठीक है ना। और ये 600 से 700 साल पुराना मंदिर है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर के लिस्ट में आता है कि नहीं। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पूरन देवी मंदिर जो है पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट में है। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि 6 से 8 जून 2025, ठीक है ना, तक सब जूनियर हॉकी स्टेट, क्या बोल रहा है, सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये बिहार में कहाँ किया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो बोल रहे 6 से 8 जून, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, 6 से 8 जून 2025 का जो सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये बिहार के कहाँ पर किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो किया गया आपको पटना में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पटना में किया गया। इसको आप जरूर याद रखिएगा। कहाँ पर किया गया दोस्त? तो पटना में किया गया, जो कि आपके लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी पटना का जो है आपको खेल वाला जो है मैदान है, जहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में ना आप बताते रहे कि वीडियो कैसा लगा। अगर सच में वीडियो बेहतर लगा हो ना तो दिल से आप इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, इसको ध्यान से समझिए, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये जो है आपको ना पटना में ना होकर बल्कि ये राजगीर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो राजगीर में हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार प्रश्नों को ना रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए बोल रहा है कि 6 से 8 जून 2025 तक ना सब जूनियर हॉकी स्टेट, क्या बोल रहा है, सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये बिहार में कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना उच्च न्यायालय का जो 37वां मुख्य न्यायाधीश है, आखिर इन्हें किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है संगम कुमार साहू जी को किया गया है। किनको किया गया है? संगम कुमार साहू जी को किया गया। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, ये रहे आपको संगम कुमार जी, ठीक है ना। इनको जो है पटना उच्च न्यायालय का ना 47वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण जो है पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें कि कौन सा संस्करण जो है ना पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। कौन सा है? 7वां संस्करण है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त तो ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य सरकार की जो पुरुष टीम ने सेवक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ठीक है ना। पुरुष टीम की बात कर रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में ना पुरुष जो टीम है यानी कि सेवक टकरा जो खेल में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो याद रखिएगा ये कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा है दोस्त? तो बिहार है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके मन में आएगा कि सर ये सेवक टकरा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, तो ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर पूरा शब्दों को ना तोड़ कर बताएं। सेवक का मतलब होता है पैर और टकरा का मतलब बुनी हुई गेंद, यानी कि पैर से गेंद खेलने वाला खेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कि सेवक टकरा खेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो पैरों से खेलने वाला जो भी गेम है ना, आपने देखा होगा फुटबॉल जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ पैरों से ही खेला जाता है, हाथ से नहीं खेल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो है आपको पुरुष सेपरेटल में स्वर्ण पदक जो है आपको बिहार ने जीता हुआ है। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के ना 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो मिठाई का नाम बताइए दोस्त, कौन सा है? तो याद रखिएगा सिलाव खाजा।
देखिए सिलाव खाजा जो है ना, ये नालंदा का ना फेमस खाजा है, जिसको ना जीआई टैग भी प्राप्त है। क्या है? जीआई टैग भी प्राप्त है। और ये लगभग 10 प्रमुख देशों में ना इसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजा जा रहा है। ठीक है ना। अब सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी क्या मतलब पहचान बनेगी, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलावा खाजा भी है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे नालंदा के जानते भी होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है। ठीक है ना। वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। ठीक है ना। ये जो है जमालपुर रेल कारखाना कहाँ पर है? तो मुंगेर है। इसी के अंदर ना वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है। ठीक है ना। अच्छा, वह इसका मतलब होता क्या है? वैगन मरम्मत का मतलब होता क्या है? तो याद रखिएगा कि बहुत सारे रेल के जो डिब्बे होते हैं, ठीक है ना, उसको मरम्मत करना। जैसे ब्रेक में ब्रेक लग रहा है कि नहीं, आपने मोटरसाइकिल तो बनवाया ही होगा ना, तो आप तो गैरेज में लेके जाते होंगे। बहुत सारे गाड़ियाँ बनवाते होंगे तो गैरेज में ले जाते होंगे। ठीक है ना। मैकेनिक के पास लेते जानते हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग नाम होता है ना। उसी प्रकार से बहुत सारे रेल कारखाना में ना एक बनाया जाता है वैगन मरम्मत कारखाना। उसमें होता क्या है ना कि बहुत सारे डिब्बे जो जाते हैं ना, रेल के डिब्बे, उसमें ब्रेक चेकिंग किया जाता है, उसका सही ढंग से सारी चीज़ें डिब्बे उब्बे ठीक है कि नहीं, यही सब चेक करने के लिए उसमें लेके जाया जाता है, उसकी जांच की जाती है। समझ रहे हो मतलब? तो इसी को बोला जाता है आपको वैगन मरम्मत कारखाना। ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में खोला गया है। ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के जो तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना। किसका? बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा बोध गया में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा दोस्त? तो याद रखिएगा बोध गया में किया जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मतलब होता है क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम का? कि इसके द्वारा ना एक बौद्ध ध्यान केंद्र बनाया जाएगा। उसमें आपको ना मेडिटेशन सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें अनुभव का केंद्र बनाया जाएगा। उसमें मेडिटेशन हो गया, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी दी जाएगी उसमें। तो उसी की बात कर रहे हैं कि स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत जो है ना बोध गया में इसको निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड सबवे का मतलब क्या होता है? कि जमीन के नीचे से रास्ता जाने वालों को ही सबवे बोलते हैं। तो ये ना आपने देखा होगा कि पटना कहाँ हो जाएगा इसके आंसर? पटना। तो आपने देखा होगा कि पटना जंक्शन के बगल में ना एक खुला हुआ है, जो कि नीचे से अब जाइएगा ना, बहुत सारे बच्चे नहीं गए होंगे तो आप एक जाइएगा पटना जंक्शन के जस्ट हनुमान मंदिर के साइड में अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है, जो कि लेके जाएगा आपको बस स्टैंड में। ठीक है ना। तो कभी या जाइएगा ना तो देखिएगा जरूर, उसी का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, और उसी का नाम क्या है? अंडरग्राउंड सबवे। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, पटना में ये खोला गया है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? ठीक है ना। किसके भंडारण के लिए? 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि फल और सब्जियों के लिए भी बनाएगी, अनाज और दालों के लिए भी बनाएगी, दूध और दुग्ध उत्पादन के लिए भी बनाएगी, यानी कि बात करें तो उपरोक्त में से सभी। यानी कि बिहार सरकार जो है सभी के लिए ना कोल्ड स्टोरेज बनाएगी। ठीक है ना। जो कि आपको मालूम है ना कि जब सब्जियां ज़्यादा हो जाता है तो एक समय के बाद ना धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जैसे टमाटर को ही ले लो, है कि नहीं। तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज रहेगा ना, तो आपको मार्केट में उसको स्वचालित ढंग से चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे किसान को भी सहूलियत मिलेगा। और बिहार सरकार जब कोल्ड स्टोरेज बनाएगी तो कोई भी सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, दालें हो, उसका खराब, उसका बर्बादी कम से कम होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना। बोल रहा है कि पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? पटना में महिलाओं के लिए आखिर कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिला हॉट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, महिला हॉट की सुविधा की जाएगी। ठीक है ना। जैसे महिला हॉट का मतलब होता क्या है कि महिलाओं के द्वारा ना एक बाजार बनाया जाएगा। ठीक है ना। उस बाजार में ना महिलाएं अपने हाथों के द्वारा ना बहुत सारी चीजें बना कर लाएगी और उसमें अपना बेच सकती है। उसी को बोला जाता है महिला हॉट। जैसे में हाथों से बनाया हुआ अचार हो गया, खान पान का सामान हो गया, पहनने वाला सामान हो गया, कपड़ा लाता जो भी है उसमें लेके आएगी बना के। ठीक है ना। और उस बाजार में जो है उनको स्थान दिया जाएगा और उसके बनाए हुए सामानों को ना
बिकाया जाएगा, बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा? पिंक टॉयलेट। क्या बनाया जाएगा? तो पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपको महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। ठीक है ना, तो आपके लिए पिंक टॉयलेट भी बजट में पेश किया गया था पिछली बार, उसमें बनाया जाएगा और बहुत सारे जगह देखने को भी आपको मिल रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये तो आपको मालूम है कि बिहार जो है, बिहार में जो गया जिला है उसका नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की जो अवधि है यानी कि जो ड्यूरेशन है उसका विस्तार करके वित्तीय वर्ष, कौन सा वित्तीय वर्ष जो है आपको 25 से 26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? ठीक है ना, देखिए ये प्रश्न जो है ना आपको बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। क्या बोले जाए? बहुत सारे एग्जामों में आपको बार बार पूछा जाता है जल जीवन हरियाली से। किससे? जल जीवन हरियाली से। तो जो इसका ड्यूरेशन पहले क्या था? 25 से 26 था, लेकिन इसको बढ़ाकर कहाँ से कहाँ कर दिया गया है? तो 29 से 30 कर दिया गया है। कहाँ से कहाँ? 29 से 30 कर दिया गया है। समझ रहे बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए एक बार ना हम जल जीवन हरियाली के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका आखिर उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो देखिए जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार की ना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे 2019 में ना शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल संरक्षण यानी कि पानी बचाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है कि पर्यावरण बचाना, इसका मतलब कि हरियाली बढ़ाना यानी कि वृक्षारोपण करना। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम करना। समझन बात को? तो इसका जो मेन उद्देश्य है जो कि आपके सामने हम बता दिए, तो जल जीवन हरियाली का ना यही आपका उद्देश्य है। इसका शुरुआत जो है आपको 2019 में किया गया था। समझे बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। समझ में आ गया दोस्त? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी? ठीक है ना, तो याद रखिएगा टोटल कितना? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया जो है शहीद जो हुए हैं उनको परिवार वालों को देने की घोषणा की गई थी बिहार सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? ठीक है ना, तो देखिए जीविका बैंक का जो गठन है ना इसलिए किया जा रहा है कि जो भी जीविका दीदियां है ना उनको अपना कुछ बेहतरीन करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए ना उसको कुछ मतलब सहायता के रूप में बजट दे दिया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे बकरी पालना, मुर्गी पालना, ठीक है ना, गाय पालना, या फिर कोई भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बिहार सरकार आपको कुछ जीविका बैंक की तरफ से बहुत सारा आपको पैसे देगी, आप कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बिहार सरकार के द्वारा ये चीज़ें किया जा रहा है, यानी कि बिहार राज्य के द्वारा गठन किया गया है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण की कार्य की शुरुआत आखिर किस स्तर पर की है? ठीक है ना, आखिर किस स्तर पर की है? तो ये कौन सा सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल पटना के स्तर पर अभी की गई है। ठीक है ना, जो कि धीरे धीरे आपको पूरे राज्य में बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा कि सर ये खेल संरचना क्या है? ठीक है ना, ये खेल संरचना क्या है यानी कि स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो चलिए इसको हम एक बार बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि खेल संरचना निर्माण कार्य का मतलब होता है कि खेलों से जुड़ी सुविधाएं, जैसे में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण करना। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे में स्टेडियम बनवाना, खेल मैदान का विकसित करना, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाना, रनिंग ट्रैक बनाना, स्विमिंग पूल बनाना, खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, प्रशिक्षण केंद्र बनाना, जिम और खेल उपकरणों की व्यवस्था करना, ये सारे के सारे ना आपको खेल संरचना निर्माण के कार्य के अंतर्गत आते हैं, जो कि सबसे पहले आपको पटना में ये सारी चीज़ें निर्माण किया जा रहा है। इसको आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना दोस्त, ताकि आप धीरे धीरे चीज़ें आपको पूरे बिहार में फैलेगी, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है कि बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? ठीक है ना,
कितने एकड़ भूमि चिन्हित किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 एकड़। कितना, 100 एकड़। पटना में एक पुनपुन जो है वहां पर जो है आपको 100 एकड़ जमीन जो है आपको खेल संरचना के लिए ना आपको चिन्हित किया, और वहीं पर जो ये सारी संरचनाएं बनाई जाएगी जो कि पिछले प्रश्न में आपको बता दिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की गई है। किस खेल सुविधा को, तो याद रखिएगा आउटडोर स्टेडियम को। किसको, आउटडोर स्टेडियम। आउटडोर स्टेडियम क्या होता है कि ऐसा स्टेडियम जिसके ऊपर कोई छत ना हो, ठीक है ना, यानी खुला मैदान हो, तो उसी को जो है ना आपको सुविधा देने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, जहाँ पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, सारे वहाँ पर आउटडोर गेम खेल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, ठीक है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में जो है बिहार ने कुल कितना पदक के साथ बिहार तालिका में ना 15वां स्थान हासिल किया है। कितना स्थान हासिल किया है दोस्त, तो 15वां स्थान हासिल किया है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये बिहार के एग्जामों के लिए ना खासकर पदक से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 36 पदक। कितना हो जाएगा, 36 पदक। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 36 पदक जीत के ना 15वां स्थान हासिल किया हुआ है। कितना स्थान, 15वां स्थान। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मणिपुर के जो पारंपरिक मार्शल आर्ट है कौन सा है, थंगटा। कौन सा है, थंगटा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। ठीक है ना, देखिए इस जो है पारंपरिक जो मार्शल आर्ट होता है इसमें जो है ना बहुत सारे बिहार के भी बच्चे गए हैं और उसमें जो है स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो किसने दिलाया है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेरणा प्रिया जो कि सुपौल की रहने वाली है। ठीक है ना, यानी कि प्रिया प्रेरणा, और दूसरी जो है महिका कुमारी जो कि भागलपुर की रहने वाली है। ठीक है ना, इन दोनों ने ना बिहार को स्वर्ण पदक दिलाने में काफी ज्यादा भूमिका निभाया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त, आज के जो है हम आपको पूरा का पूरा प्रश्न जो है कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, हम आपको पार्ट वाइज पार्ट ही लेकर आएंगे, लेकिन पूरा आपको व्याख्या कंप्लीट करवा के लेके आएंगे। ठीक है ना, बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये रहे सुशील कुमार मोदी जी। ठीक है ना, ये सुशील कुमार मोदी जी को ना 13 मई 2024 को ना इनका देहांत हो गया था। कब हुआ था, 13 मई, ठीक है ना, 2024 को इनका देहांत हो गया था। और इन्हीं को देखते हुए ना आपको इनका पुण्यतिथि मनाने का फैसला किसने लिया है, नीतीश कुमार जी ने लिया है। कब, 13 मई को। ठीक है ना, ये कैंसर से पीड़ित थे। ठीक है ना, काफी 6 महीनों से कैंसर से पीड़ित थे और इनको 13 मई 2024 को ना इनका देहांत हो गया था। कितने उम्र में, 72 साल की उम्र में। समझन बात को। और ये जो है आपको बीजेपी के एक सीनियर लीडर भी थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना जीवन दिया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिए हैं। टोटल कितना क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है ना, और जस्ट हम आपके लिए 50 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, तब तक आप इसको अगर बेहतरीन ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी राय हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त, हम आपके भाई जरूर आपका रिप्लाई देंगे। और यकीन मानिए अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं ना, तो बिहार के आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, आपका 4 चांद लग जाएगा उस परीक्षा में। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको वहीं लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है ना, कोई भी राय हो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।